So simply we are discussing ailing planet. And yesterday the last discussion was going on. जो कल लास्ट डिस्कशन था, लास्ट पैराग्राफ था, उसमें पढ़ा हुआ था हमने that there was a cage in Zambia, Lusaka Zambia में केज है in a zoo. And in that cage what has been written, क्या लिखा हुआ उस केज पर? The world most dangerous animal, कि संसार का सबसे खतरनाक एनिमल. बट इनसाइड द केज देयर वाज नॉट एन एनिमल. लेकिन जब आप उस केज के अंदर देखेंगे तो आपको कोई भी एनिमल दिखाई नहीं देगा. इनसाइड द केज देयर वाज अ मिरर इन विच यू वुड सी योरसेल्फ. तो उस केज के अंदर एक मिरर रखा हुआ है जिसमें आप अपने आप को खुद देखेंगे. दिस मीन्स दैट हु इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस वर्ल्ड? वी द ह्यूमंस. But after that author said that I want to thank all the organizations, all the societies who had worked to make this most dangerous animal of the world to aware. कहता मैं इस संसार के सबसे खतरनाक प्राणी को अवेयर करने के लिए एनवायरनमेंट के प्रति उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, उन सारे एजेंसीज को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसके लिए काम किया. एंड नाउ अ शिफ्ट हैज अ चेंज केम इनटू देयर एटीट्यूड. अब क्या है, अब उनके एटीट्यूड में, परसेप्शन में चेंज भी आया. और चेंज क्या है? डोमिनेशन. दैट नाउ वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम द एरा ऑफ डोमिनेशन टू द एरा ऑफ पार्टनरशिप. अब हम समझ चुके कि डोमिनेशन से तो काम नहीं होगा. अब हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक पार्टनरशिप विद दिस प्लानिट. इस प्लानिट के साथ, इस अर्थ के साथ हमें पार्टनरशिप करना पड़ेगा. मीन्स वी हैव टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ गिव एंड टेक. अभी तक केवल और केवल क्या था? टेक एंड टेक एंड टेक. अभी तक हम केवल इस अर्थ से, इस प्लानिट से ले रहे थे, लेकिन अब हमें जो सिस्टम है वो गिव एंड टेक का अडॉप्ट करना पड़ेगा. यहाँ तक हम लोगों ने कल किया हुआ था. ठीक है बेटा? प्रांशु त्रिपाठी, प्रांशु आवाज़ सुन रहे हो? आप स्कूल में आपका मार्कशीट सबमिट नहीं है तो रोल नंबर नहीं है, तो आप मार्कशीट आज सबमिट करिए अपना. ठीक है? ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी भी नहीं हुआ. आप उस दिन अपने डॉक्यूमेंट्स से सबमिट कर गए हो, उसमें मार्कशीट का फोटो कॉपी नहीं है, नेट वाला या कोई भी नहीं है, तो आके सबमिट करिए उसको. बेटा नहीं है, मैं सारे डॉक्यूमेंट चेक कर चुका हूँ. केवल 3 लोग हैं जिनके नहीं है, उसमें आप भी हो. आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा केवल. ठीक है? नहीं हो तो या तो एडमिट कार्ड जो आपका रखा उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. हाँ, नेट वाला व्हाट्सएप कर दीजिएगा. ठीक है? नेट वाली जो मार्कशीट आपके पास हो उसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे. हाँ बस उसको कर दीजिए. सो फ्रॉम टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर साइंटिस्ट हैव. हाँ, मेरे नंबर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो फ्रॉम टुडे वी हैव टू स्टार्ट. साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. From here we have to start. So according to नानी पालकीवाला कहते हैं that scientists had catalogued. You know what is the meaning of the catalog? कैटलॉग का मतलब क्या होता है? बता रहे एक प्रकार से स्पेसिफिकेशन करना, डिफाइन, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना. तो लगभग कितने डिफरेंट स्पीसीज को नेम दिया गया है? 1.4 million species has been catalogued. Along with these species we are sharing this earth. तो कहते हैं इस अर्थ पर इंसान के साथ साथ और कितने स्पीसीज, कितनी प्रजातियां, कितने एनिमल, कितने इंसेक्ट्स रहे? 1.4 मिलियन है. 1.4 मिलियन तो वो है जिन्हें कैटालॉग किया गया है. जैसे साइंस में हर चीज़ का नाम कुछ अलग होता है. जैसे लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था मैक्सवेल द ऑर्डर, तो जब वो आया तो फिर उसका साइंटिफिक नेम दिया गया था, है ना? इलेक्ट्रिकल पर्सिपिसलाटा मैक्सवेली. तो ऐसे जो भी होते हैं
जितने भी इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स, उनका साइंटिफिक नेम है। तो जब एक साइंटिफिक नेम मीन्स वो साइंस की नज़र में आ गया, उसको एक काउंट किया गया। तो इसी प्रकार से कितने स्पीसीज को काउंट किया गया? 1.4 मिलियन को काउंट किया गया है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पीसीज। तो 1.4 मिलियन तो क्या है? कैटालॉग्ड है। 1.4 मिलियन स्पीसीज आर कैटालॉग, जिनको नाम दिया गया है। बट देयर आर सो मैनी स्पीसीज विच आर नॉट स्टिल कैटालॉग। अभी भी ऐसी बहुत सारी स्पीसीज है जिनको कैटालॉग नहीं किया गया है, जिनका नाम नहीं दिया गया है। बायोलॉजिस्ट रिकॉन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लिविंग अननेम्ड इन इग्नोमियस डार्कनेस। सो साइंटिस्ट वर ऑफ द ओपिनियन कि कितनी स्पीसीज और हो सकती हैं? 3 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक स्पीसीज और हो सकती है, जो कहाँ है? स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड, जो अभी भी कैसे रह रही है? अननेम्ड, बिना नाम के रह रही हैं। इन इग्नोमियस डार्कनेस, इग्नोमियस डार्कनेस जो बोलते हैं गुमनामी के अंधेरे में, गुमनाम है, विश्व उनका नाम ही नहीं है। तो कहते हैं 1.4 मिलियन तो उन्होंने क्या किया हुआ है? कैटलॉग किया गया है, नाम दिया गया, जिनके साथ हम साइंटिफिकली हम इतने लोगों, इतने स्पीसीज के साथ रह रहे हैं। देखो कहता है अगर अनकैटलॉग की बात की जाए, सो इन दिस एंटायर यूनिवर्स देयर इज अबाउट 3 to 100 मिलियन स्पीसीज दैट आर स्टिल अनकैटलॉग, दैट आर स्टिल अननोन, दोज हु आर लिविंग इन इग्नोमियस डार्कनेस, जो गुमनामी के अंधेरे में इस अर्थ पर, इस प्लैनेट पर रह रहे हैं। One of the early international commissions which dealt inter area with the question of ecology and environment was the Brundtland Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. So one of the early international commissions, एक बहुत पहले इंटरनेशनल कमीशन बना था जो किससे? इंटर एरिया से डील करता था। इंटर एरिया में तो ओवरऑल डेवलपमेंट, उससे डील करता था। उसने क्वेश्चंस विद द क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछे? इकोलॉजी से, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। और उसी में क्या था? ये जो कमीशन था, इसमें एक मेंबर थे मिस्टर एल.के. झा, एक इंडियन थे। तो ये था द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन। और जो पहली ब्रांडेड रिपोर्ट आई थी, ये जो इंटरनेशनल कमीशन था, इस जिसमें एक इंडियन भी मेंबर थे, और नाम क्या था उन इंडियन का? मिस्टर एल.के. झा। सो द फर्स्ट ब्रांडेड कमीशन रेज अ क्वेश्चन, इसने क्वेश्चन रेज किया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है? आर वी टू लीव अ सक्सेसर स्कॉच प्लैनेट, दैट आर वी गोइंग टू लीव अ स्कॉच प्लैनेट टू अ सक्सेसर, कि क्या हम अपने सक्सेसर को, सक्सेसर से मतलब फ्यूचर, आने वाली पीढ़ी, क्या जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हम उन्हें उस स्कॉच प्लैनेट छोड़कर जाएंगे? स्कॉच प्लैनेट से मतलब इस ऐसा प्लैनेट जिससे हमने सब कुछ स्कॉच कर लिया है। स्कॉच का मतलब चाच के निकाल लेना। जैसे स्कॉच का मतलब है बहुत ही, जैसे आपने कभी के दूध गर्म करने के लिए रखते हैं, ठीक है, कटोरे किसी में रखा गया, फिर उसमें मलाई जम जाती है, फिर मलाई किनारे किनारे पर लगी होती है, फिर उसको क्या करते हैं? स्पून से या किसी को वो भी चाँच लेते हैं, वो भी निकाल लेते, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो कहता क्या ऐसा प्लैनेट हम छोड़ के जाने वाले हैं कि हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसे भी स्कॉच कर लेंगे? तो फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट ने क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, दैट आर वी गोइंग टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कॉच प्लैनेट, क्या हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा प्लैनेट छोड़कर जाने वाले हैं जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होंगे ही नहीं? उन नेचुरल रिसोर्सेज को हमने पहले यूज कर लिया होगा। और उस प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, कि जब हम सब कुछ यूज तो क्या हो जाएगा सब जगह? तो क्या हम ऐसा प्लैनेट छोड़ के जाएंगे जिसमें क्या बढ़ते चले जा रहे होंगे? डेजर्ट्स बढ़ के चले जा रहे होंगे। इम्पोवराइज लैंडस्केप, और जो लैंडस्केप होंगे वो कैसे होते जाएंगे? इम्पोवराइज पुअर, उनकी फर्टिलिटी सब खत्म। जैसे अभी हम क्या करते हैं? वी आर यूजिंग सो मच आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स टू गेट मच मोर क्रॉप, कि वो जो फर्टिलाइजर है वो क्या कर रहा है?
वो फसल तो अच्छा कर रहा है लेकिन उसकी जो फर्टिलिटी है वो पूरी खत्म कर रही है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं ताकतवर बनने के लिए। वो क्या करती है, करंट में तो आपको ताकतवर बना देती है लेकिन अंदर से आपको कैसा बनाती जाती है, वीक बनाती जाती है, खोखला बनाती जाती है। तो वही हो रहा है। पहले होता था नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज, और नेचुरल फर्टिलाइजर क्या था, डंग, गोबर होता था। लेकिन अब गोबर का यूज नेचुरल फर्टिलाइजर ज़्यादा किस में हो रहा है, इट इज यूज एज अ फ्यूल। कंडे बनेंगे, उससे खाना पकेगा, तो लोग नेचुरल फर्टिलाइजर वहाँ रखते ही नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, पहले गोबर होता था खेतों में डाला जाता था, अब लोग उसके कंडे उपले बना के बेचते हैं क्योंकि वो फ्यूल में यूज होता है। तो उसने कहा जो हम कर रहे हैं उससे हम एक ऐसा प्लानिट छोड़कर जाएंगे, वो कैसा होगा, स्कॉच्ड होगा, जिसमें क्या बढ़ते चले जा रहे होंगे, डेजर्ट्स बढ़ते चले जा रहे होंगे, जिसमें जो लैंडस्केप होगा वो कैसा होगा, अनफर्टाइल पुअर लैंडस्केप होगा, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, और जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, एलिंग होगा, इसका हेल्थ खराब होता जाएगा, इस प्रकार का एनवायरनमेंट होगा। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four. So Mr. Lester R. Brown has written in his book, और उनकी बुक का नाम क्या है, The Book of Economic Prospect, The Global Economic Prospect. So Mr. Lester R. Brown has written a book, उन्होंने एक बुक लिखा और बुक का नाम है The Global Economic Prospect, and in this book he has written, और इस बुक में उन्होंने लिखा हुआ है, in this book he has pointed out, इस बुक में उन्होंने पॉइंट आउट किया है, और क्या पॉइंट आउट किया है, that the Earth's biological system are four, कि जो मेन बायोलॉजिकल सिस्टम है जो पूरी चेन को बना के रखे हुए वो कितने हैं, 4 है। और वो 4 कौन कौन से, फिशरीज, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा ग्रासलैंड, और चौथा क्रॉप। और ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे लगता है फिशेस का खाना बंद कर दिया जाए ना तो खाने की कमी हो जाएगी। ये तो कहता है कि 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है मेन, वो कौन कौन से है, पहला कौन सा है, फिशरीज, दूसरा फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट से भी हमें क्या है, रॉ मटेरियल मिलता है जो खाने से लेकर हर चीज़ में यूज होता है। कहता 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला हुआ फिशरीज, दूसरा हुआ फॉरेस्ट, तीसरा हुआ ग्रासलैंड, चौथा क्रॉपलैंड। तो कहते हैं ये 4 इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम है, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये किसका फाउंडेशन बनाते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। वो कहता है किसी भी कंट्री का इकोनॉमी पूरी तरीके से इन पर डिपेंड करता है। तो कहता है ये जो चारों चीज़ें हैं ये केवल एक कंट्री के इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को सही नहीं करते, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल से मतलब पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को ये गवर्न करते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthesis. कहता है these biological system not only they provide us food but they provide us all the raw material which we required in industries except some minerals like diesel, petroleum, इनको छोड़ दें। कहता है ये जो हैं जो नेचुरल मिनरल्स हैं जो नीचे से मिलते हैं, अगर इनको छोड़ दें तो जितना भी रॉ मटेरियल हमें इंडस्ट्रीज में यूज करना है, जो भी खाना हमें खाना है, वो सब कहाँ से मिलता है, इन्हीं से मिलता है। इसी क्रॉप लैंड से, ग्रास लैंड से, फॉरेस्ट से, फिशरीज से, इन्हीं से सब कुछ मिलता है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, एंड इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के बड़े बड़े जो एरियाज हैं उन एरियाज में इनका लेवल कहाँ पहुँच चुका है, अनसस्टेनेबल, मीन्स ऑलमोस्ट खत्म होने की कंडीशन पर पहुंच चुका है जो बड़े बड़े एरियाज हैं।
अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, मीन्स एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां पर इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, इम्पेयर हो रही है, अफेक्ट हो रही है। कहते हैं ये चार जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को बना के रखते हैं, लेकिन ये अभी उस स्टेट पर पहुंच गए हैं कि ये क्या, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्पेयर हो रही है, अफेक्ट हो रही है। एंड व्हेन दिस हैपेंस, और जब ये होगा, जब ये पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, फिशरीज कोलैप्स। जो फिशरीज है वो कोलैप्स मीन्स फिशेज सब खत्म हो जाएंगे, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो ग्रासलैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बैरन वेस्टलैंड, बंजर जमीन में, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड क्रॉपलैंड्स डेटोरेटेड, और जो क्रॉपलैंड है जहाँ फसल होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डेटोरेट का मतलब क्या होता है, बैड टू वर्स, वर्स टू वर्स, धीरे धीरे खराब होना। तो ये होगा तो जो क्रॉपलैंड है वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा, उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जब फर्टिलिटी कम होती जाएगी तो प्रोडक्शन क्या है वो कम होता जाएगा। तो कहता है ये जो चारों बायोलॉजिकल सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच चुके हैं जहाँ की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट कर रही है। और कहता है जिस दिन ये हो जाएगा तो फिशरीज कोलैप्स कर जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे, जो ग्रास लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बैरन वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो क्रॉपलैंड है वो डेटोरेट हो जाएंगे। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, कहता ये अब कैसा वर्ड है, प्रोटीन कॉन्शियस एंड, क्योंकि हमें क्या लगता है वो खाना खाओ जिसमें क्या हो, बहुत प्रोटीन विटामिन्स हो। तो कहते ये प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड है। ये ऐसा संसार है जहाँ लोग किसको लेके बहुत ही भूखे, प्रोटीन खाने के बहुत भूखे। प्रोटीन कॉन्शियस जिस पर लोगों का पूरा ध्यान किस पर है, प्रोटीन पर है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, और इसीलिए क्या है ओवर फिशिंग, फिशिंग हो भाई, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में हम 10 बार ही तो सब खत्म हो जाए भाई, प्रोडक्टिविटी भी उतनी होती, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से प्रोडक्टिविटी है उसी हिसाब से तो हम कंज्यूम करें भाई। अगर हम 5 रुपये कमाते हैं डेली तो हम 5 ही तो खर्च करेंगे। अगर हम 6 खर्च करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होते जाएंगे, कर्ज में आ जाएंगे, एक दिन सब खत्म हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। तो क्या ये ओवर पॉपुलर, ओवर क्या है, ओवर फिशिंग कॉमन है, बहुत ज़्यादा हम फिशिंग करते हैं। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। इफ वी टॉक अबाउट पुअर कंट्रीज, पुअर कंट्रीज में क्या होगा, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ काटे जा रहे हैं, पुअर कंट्रीज में। वाई, बिकॉज द पीपल रिक्वायर्ड फायरवुड टू कुक देयर फूड, लेकिन क्योंकि लोगों के पास पैसा है नहीं, उन्हें अपना खाना पकाने के लिए किसकी ज़रूरत है, लकड़ी की ज़रूरत है। तो लकड़ी कहाँ से लाए, खरीद तो सकते नहीं, इतना पैसा तो है नहीं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर कटिंग द फॉरेस्ट। तो कहते हैं जो गरीब देश है वहाँ पर लोग अपना खाना पकाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं। इन सम प्लेसेज फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। कहते हैं वी टॉक अबाउट सम कंट्रीज, अगर कुछ कंट्रीज की बात करें तो वहाँ तो क्या है, दैट फायरवुड इज मच मोर costly than the food, that what is cooking inside the pot is cheaper than what is burning under the pot। कि जो बर्तन में पक रहा है ना वो सस्ता है, जो बर्तन के नीचे जल रहा है वो महंगा है। मीन्स क्या महंगा है, फायरवुड महंगा है। Since the tropical forest is in the words of Dr. Myers द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। कहते हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, अब ये क्या बन गए हैं, दे हैव बिकम द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसको बोलते हैं, नहीं वो तो रिवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन, एवोल्यूट हो जाना, चेंज खत्म हो जाना। ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये क्या, पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। ये से उस चीज़ का पावर हाउस, ये प्रजातियों को खत्म करते जा रहे हैं। मीन्स प्रजातियाँ, जंगल खत्म हो जाएंगे तो जंगली प्रजातियाँ खत्म हो जाएंगी, यही तो है।
अगर सारे जंगल ख़त्म कर दिए जाए तो बहुत सारी जंगली प्रजातियां हैं, उनको ये जो वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल है ये मार के खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। यही तो होगा। तो यही कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो क्या बन चुके हैं, पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन बन चुके हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और क्या, सेवरल स्पीसीज हैज फेस्ड एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब विनाश, खत्म होना। किस वजह? बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जंगल खत्म हो रहे हैं, इसीलिए जंगल खत्म होने की वजह से बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं कि उसके साथ ही वो प्रजातियां भी खत्म हो रही हैं। It has been well said that the forest precede mankind. Desert, it has been well said, बिल्कुल सही कहा गया that forest precede mankind, कि जंगल किसके आगे आगे चल रहे हैं, लोगों के आगे आगे जंगल चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे डेजर्ट्स आ रहे हैं। मतलब हम जंगल काटते जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जंगल आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे क्या होता जा रहा है, सब डेजर्ट्स होते जा रहे हैं। तो कहना बिल्कुल ठीक होगा ये कहना कि जो हम इंसान हैं हम क्या कर रहे हैं, हम किसका पीछा कर रहे हैं, हम जंगलों का पीछा कर रहे हैं। और हमारा पीछा कौन कर रहा है, डेजर्ट्स पीछा कर रहा है। द वर्ड्स एंशिएंट पैट्रोमनी, जो कहता है संसार की सबसे बड़ी पैट्रोमनी, पैट्रोमनी मतलब विरासत, पैतृक संपत्ति, पैट्रीमनी बोलते पैतृक संपत्ति, तो संसार की जिसको बोलते बपौती है हमारी, तो वो क्या है, बोले जो संसार की सबसे पुरानी जो पैट्रोमनी पैतृक संपत्ति है वो क्या है, ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स आई है। तो संसार की सबसे पुरानी जो पैतृक संपत्ति है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, इट इज इरोडिंग, इट इज रिड्यूसिंग, किस स्पीड से कम हो रही है, 40 to 50 मिलियन एकड़ ईयर। एक साल में कितने जंगल कट रहे हैं, 40 से 50 मिलियन एकड़, इस स्पीड से जंगल कट रहे हैं। एंड द ग्रोइंग ऑफ ह्यूज डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। एंड ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग, जो गोबर है, जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, आज हम उसका यूज नेचुरल फर्टिलाइजर में नहीं कर रहे, हम आज उसका यूज किस में कर रहे हैं, बर्निंग फ्यूल के रूप में, खाना पकाने के रूप में कर रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, लैंड है जो उस पर नेचुरल फर्टिलाइजर नहीं जा रहा है तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या है, वो धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि वो जो नेचुरल फर्टिलाइजर है उसका यूज नहीं हो पा रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel requirement in the year 2000. So a report has come, और इस रिपोर्ट में क्या किया गया है कि the plantation which has been done, तो ये 1972 में पब्लिश हुआ था, है ना, तब 1994 में पब्लिश हुआ था। तो ये 1994 में पब्लिश हुआ था। तो उसने लिखा है उसमें कि एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जिस स्पीड से अभी हम पेड़ लगा रहे हैं ना, इसमें कितना और इंक्रीज करना पड़ेगा, 5 टाइम्स, 5 गुना और स्पीड से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब हम किससे कोप अप कर पाएंगे विद द डिमांड ऑफ द फायरवुड इन 2000। एक रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि 2000 में संसार को जितनी फायरवुड की ज़रूरत होगी, लकड़ी की ज़रूरत होगी, उस लकड़ी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जितने पेड़ लगा रहे हैं उससे 5 गुना स्पीड से लगाना होगा। क्योंकि अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो ऐसा थोड़ा लकड़ी पकाएंगे नहीं, लोग क्या कर देंगे, जंगल जो बच्चे कुचे हैं वो काट के ख़त्म कर देंगे। और अभी हम आगे इसी में कल पढ़ेंगे, देखेंगे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कहने को, जो मैप है, मैप में तो ये दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट, बट लिटरली द प्लेसेज हैव बिकम ट्रीलेस, वहाँ एक भी पेड़ नहीं है ना। तो यहीं तक आज रखेंगे, इसके बाद कल करेंगे।